नमस्कार, मैं हूं हरिओम वैष्णव और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज जिस शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं वो युवा शक्ति है और युवाओं के दिलों पर राज करती है। उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया पर कई सारे फॉलोअर्स हैं। आए दिन छात्रों के हितों की बात उठाते रहते हैं, उनके मुद्दों से वो चर्चा में रहते हैं। आइए आज चर्चा करते हैं रवि चौधरी से, हमारे स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है रवि चौधरी जी आपका। आज इस समय भोपाल में है जी, कुछ विशेष उद्देश्य जी। जन आंदोलन जो करनी सेना द्वारा सर्व समाज को लेकर जो 22 सूत्री मांगों को लेकर भोपाल में होने जा रहा है, मैं उसमें शामिल हुआ हूँ। आज मैं एक दिन पहले आया क्योंकि कल मुझे आमंत्रण दिया गया था कि आपको एक दिन पहले ही आना है, तो मैं पूरी टीम के साथ में आज भोपाल में उपस्थित हूँ। कितने लोग हैं साथ में? करीब करीब कितने लोग हैं? करीब करीब हम 100-200 लोग हैं। वो बाकी सब जगह से आ रहे हैं, हमारे मिलने जुलने वाले सब जगह से। हमने हर जगह से लोगों को बुलाया है कि आप इस आंदोलन का हिस्सा बने। क्या कारण है आपको इस आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ रहा? मजबूरी है, दबाव है, या जीवन सिंह जी का एक टशन है? अपन इसको टशन तो नहीं बोल सकते, उनका एक अलग टशन है, लेकिन ये जनता के हित का मामला है। और हम स्टार्टिंग से ही संघर्ष करते आए और संघर्ष करना ही पसंद करते हैं। हम जमीनी लोग हैं, हम संघर्ष में विश्वास रखते हैं, ना कि आज की सरकार पर। ये 22 सूत्री मांगों को लेकर कहीं ना कहीं जनता का, किसान का और सभी का, सर्व समाज का फायदा है, गरीब वर्ग का फायदा है। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोग जो आज जनता के मुद्दों को लेकर भोपाल, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर बड़ा आंदोलन सरकार को घेर रहे हैं, तो इसमें हम भी उसका हिस्सा बनेंगे। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, ये हम आए हैं। और यहाँ तो भोपाल तो ठीक है, पूरे भारत में जहाँ भी हमारी ज़रूरत लगेगी हमारी पूरी टीम और रवि चौधरी वहाँ पर खड़ा रहेगा। चूँकि आप एक युवा नेता हैं, आपका काफ़ी एक फ्रेंड फॉलोइंग्स है, तो आपने कभी कोशिश की कि इन जो फ्रेंड फॉलोइंग्स आपकी है वो भी आपके साथ चले, इस आंदोलन में चले? बिल्कुल। हमने जब सोशल मीडिया पे चलाया था, मैंने पहला स्टोरी मेरी डाली थी, तो कम से कम 80,000 लोगों ने देखी थी मेरी स्टोरी। तो 80,000 में से इतने फ़ोन आ रहे हैं मुझे कि भैया कहाँ मिलेंगे आप, हम आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भैया हम आपके लिए आ रहे हैं। अभी भोपाल में आप देखेंगे मेरे फ़ोन में मिस कॉल आपको दिखेंगे। मैं हर व्यक्ति से मिलना चाह रहा हूँ, हर व्यक्ति जिसका मेरे पास फ़ोन आया उनसे भी, और जितने भी यहाँ के लोग हैं, नए नए लोग हैं, सबसे मिलने में मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। जो मेरे लिए आए हैं और जो आंदोलन के लिए आए हैं, मैं सबसे मिलूँगा। और मेरे द्वारा बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं यहाँ पे, आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। आप इस आंदोलन को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मतलब आपका दृष्टिकोण क्या है? जीवन सिंह जी का तो है, काफ़ी समय से उन्होंने रैलियाँ की है, आंदोलन किए हैं। आपका क्या दृष्टिकोण है इस आंदोलन को लेकर के? कुछ तो अच्छा लगा होगा, या कुछ तो लगा होगा कि नहीं अपने को चलना चाहिए। देखिए, आरक्षण जिनको मिलना चाहिए, जो गरीब वर्ग है उनको मिलना चाहिए। गौ माता का राष्ट्र माता करें, ये तो हम गौ माता को पूछते हैं। मेरे यहाँ पर भी, हमारे गांव में हर घर आज गाय माता हर घर मिलेगी आपको। कोई भी ऐसा नहीं, हर घर हम पूजा करते हैं उनकी। तो वो मुद्दा भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं। और सर्व समाज का है ये, तो हम बिल्कुल आएंगे। भोपाल है, हर जगह ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। ये आंदोलन आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी मैं देख रहा हूँ रास्ते में इतना ट्रैफिक है, हर जगह लोग आए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से कि आंदोलन जब तक खत्म होगा ना, जब भी लोग आते नजर आएंगे आपको भोपाल में इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए। आपको लगता है कि सरकार ने इसको दबाने की कोशिश की थी, असफल रह गई? अरे बिल्कुल करी। आप देखिए, ट्रेनें बंद कर दी, बसें बंद कर दी। आप इधर देखेंगे, मैं खुद आया, मेरी कारों को काफिला आपने देखा होगा, वीडियो देखा होगा मेरी गाड़ी 2 जगह रोक ली। भी आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बोले क्यों आए आप? बोला गाड़ी के कागज दिखाए। मेरे गाड़ी को 15 दिन हुए लिए, हमारा वो नहीं आया। तो बोले कि आपका ये कार्ड कहाँ है, वो कार्ड कहाँ है। फिर हमने उनसे बात करी, फिर उन्होंने लगा कहीं ना कहीं हमारे पास पूरी टीम थी, उन्होंने जाने दिया। लेकिन यार हम तो चलो सक्षम लोग हैं, हर तरीके से सरकार से लड़ने के लिए हर प्रकार से सक्षम है। लेकिन वो जो लोग सीधे साधे गाँव से आ रहे हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा? आप देखिए कि उन लोगों को रोक लेंगे ये, तो वो तो डर जाते ना। लेकिन आपको बता दूं, मैं इस आंदोलन में 15 साल के बच्चे से लेकर 65 साल के 70 साल के बुजुर्ग तक आएगा ना, तो वो नहीं डरेगा। आपको बता दूं मैं, ये आंदोलन अलग ही, ये दबंग आंदोलन है। इसको आप दबंग आंदोलन भी दे सकते हैं। इसमें जितने भी युवा जुड़े हैं सब यंग हैं, बुजुर्ग भी, हर
एज के लोग आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। आप देखिए महिलाएं, कितनी महिलाएं मातृशक्तियां इसका हिस्सा बन रही। तो ये सरकार की तानाशाही से डरने वाले नहीं है कोई भी। आप भी इसीलिए आए हैं क्योंकि आप युवा हैं, या इसलिए आए हैं कि चूंकि ये मुद्दे सही हैं? देखिए हम युवा है और ये मुद्दे भी सही है। हम युवा है, युवा का उल्टा होता है वायु। वो वायु जिधर भी चलती है तो आपने देखा झाड़ वार, ये किधर भी कुछ भी हो सकता है, युवा है हम। तो हम इस मुद्दे का हिस्सा बनने आए हैं और ये मुद्दे 110% सही है। आपको लगता है स्वीकार किए जाएंगे? स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा, तो करेंगे देखिए। और हम तो पीछे हटने वाले हैं नहीं। अगर सरकार सोच रही कि हम इन पे झूठे मुकदमे लगा दें तो ये डर जाएंगे, तो हम वो डरने वाले नहीं हैं। हम वो युवा है, वो डरेंगे नहीं, आखिरी दम तक लड़ेंगे और इनका साथ देंगे। 8 जनवरी के बाद मैं आपके पर्सनल जीवन से थोड़ा सा पूछ लूं। बिल्कुल। आपका जो इमेज है, मैंने देखा है आपका सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स है, और जब ये इंटरव्यू जाएगा संभावना है कि आपको लाखों लोग देखें। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ये ख्याल कैसे आ गया आपको एकदम से युवा नेता बनने का? शौक था या एकदम सडनली कोई ऐसा घटना हुई कि आपने कहा कि चलो अब युवा नेता बन जाते हैं? नहीं, देखो मैं ऐसा, मेरा युवा नेता बनने का कभी कुछ रहा नहीं है कि मैं युवा नेता बनूं। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं कॉलेज में 12th पास करके जब मैं कॉलेज में गया था, तो वहाँ पर कॉलेज लाइफ में बहुत सारी समस्या आती थी बच्चों को। कई बार तो मुझे भी समस्या आई, लेकिन मैं मेरी समस्या के लिए तो मैं खुद लड़ लेता था कि लेट फीस की बात हो या एग्ज़ाम फॉर्म की बात हो, फीस जमा नहीं है तो एग्ज़ाम फॉर्म अप्रूव नहीं करते थे उस टाइम। तो कहीं ना कहीं सब बच्चों की एक बार समस्या आई, तो मैंने एक बार उनके साथ गया मैं कि यार मैं एक बार तो देखूं। कभी दूसरे वीडियो देखता था मैं तो पहले सब कि ऐसे भी छात्र नेता होते हैं कहीं ना कहीं, तो मैं भी उन वीडियो से प्रभावित हुआ कि यार हम भी लड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो में जो भी लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ सकते हैं। तो मैं छात्रों के लेट फीस के मुद्दे हो, एग्ज़ाम फॉर्म के मुद्दे हो, चाहे बस के मुद्दे हो, सारे मुद्दों को मैं लड़ा। और कहीं ना कहीं फिर हर जगह मेरा नेटवर्क फैलता गया कि दूसरे कॉलेज वाले, मैं आईपीएस कॉलेज से हूँ, NSY अध्यक्ष हूँ आईपीएस कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं दूसरे कॉलेजों की भी समस्या आती थी। तो मैं सब जगह जाता था, सारी कॉलेज में गया, और मैं जहाँ भी लड़ा हूँ बच्चों के लिए, वहाँ पर मैंने हैंड टू हैंड सॉल्यूशन करवाता हूँ। मैं वो वाला नेता नहीं हूँ कि ज्ञापन दिया, आवेदन निवेदन वाला नहीं, जो भी होना हैंड टू हैंड होना। मैं बहुत अलग हूँ। युवा नेता मत बोलिए आप प्लीज। युवा नेता शब्द ऐसा हो जाता है कि युवा नेता, अरे आप युवा है, बोल सकते हैं आपको, वो आपका मन है। लेकिन युवा नेता, आज के युवा नेता एक कुर्ते पजामे पहन के एक कार लेके 4-5 जने साथ में लेके घूमता है, वो वाला मैं युवा नेता नहीं हूँ। मैं छात्रों के लिए, जनता के लिए, हर कोई के लिए मैं लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा। संघर्ष ही मेरा नारा है। मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि आज कितने लोगों की मदद करने जा रहा हूँ मैं, और कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा आज। बस मदद करना उद्देश्य है मेरा, छात्रों की लड़ाई लड़ना उद्देश्य है मेरा। कोई यूथ आइकॉन है आपका इस, अगर राजनीति में देखा जाए या सिनेमा जगत में देखा जाए, किसी को आप मानते हैं कि यार ये आदमी ठीक लगा मुझे, या ये अपना आइडल होना चाहिए? कोई है आइकॉन, आपने सोचा कभी? जीतू पटवारी जी राव विधायक हैं, प्रदेश के बड़े नेताओं में एक ऐसे नेता हैं जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ। वो ऐसा नेता है कि विधानसभा आप देखिए, हर लोगों की मदद, सुबह आप ऑफिस पे देखेंगे उनके सुबह इतनी भीड़ रहती है, किसी के पास भी जाएंगे इतने लोग आते हैं उनके पास। मैं देखता हूँ, मैं भी कई बार जाता हूँ भाई उनके ऑफिस पे, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे विधानसभा का हो चाहे कहीं बाहर का हो, कभी खाली हाथ नहीं आता है। जो भी मदद होती है वो हैंड टू हैंड करते हैं। और मैं दूसरे विधायकों के पास भी गया हूँ तो टालने का काम करते हैं, चलो भैया कल आना, भैया नहीं है, भैया अंदर ही बैठे, बोले भैया नहीं है। अरे जिस जनता ने आपको बनाया है, जिसने आपको इस लेवल पे आया है, आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो आप काहे के विधायक है, आप काहे के मंत्री है? तो मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं उनको देखते आया हूँ बचपन से, जब से मैं समझदार हुआ हूँ, जब तक मेरा बचपन जहाँ से शुरुआत हुआ है मैं उनको ही देखते आया हूँ। तो कहीं ना कहीं उनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ। एक सेवा कैसे की जाती है, जनता के बीच में कैसा रहा जाता है, कैसे लोगों के काम करवा सकते हो, सारी चीज़ें मैं उनसे सीखा हूँ। मैंने आपके वीडियो देखे हैं, कुछ कॉलेज के प्रोफेसर्स को आप बड़ा चमका रहे हैं, कुछ शिक्षकों को भी आप बड़ा रोब से बात कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि भैया मैं वो वाला व्यक्ति नहीं हूँ जो ज्ञापन व्यापन दे दूंगा या ऐसा वैसा कुछ कर दूंगा, फैसला होना तो ऑन द स्पॉट होना है। जी देखिए, वो चमकाना तो नहीं बोल सकते आप। ऐसे टीचर, मैं देखो टीचर गुरु होता है और मैं गुरु का बहुत सम्मान करता हूँ। माता पिता के पहले गुरु आते हैं, लेकिन मैं बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन 100 में से 2-4
टीचर्स ऐसे रहते हैं जो बच्चा 100 बार उनके पास जाए बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, भगा देते हैं, बोला भैया कल आना, मीटिंग में हूँ बाहर बैठो। एचओडी के पास जा, बोले टीजी के पास जा, टीजी के पास जा, बोले कि एचओआई के पास जा। अरे भैया तो क्या हम ऐसे ऐसे लोग फीस दे के पढ़ रहे ना, यहाँ पे कोई फ्री में तो पढ़ नहीं रहे। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप किसी पद पे हैं तो आप एक पद की मर्यादा होती है, आप उनके बच्चों के काम, आप टीचर हैं, आप एचओडी है तो आप बच्चों का काम करेंगे ना, कि बार बार बोल उसको वहीं का वहीं कॉलेज में घुमाएंगे। तो मैं लड़ता हूँ, जिस तरीके का जवाब एक टीचर एक बच्चे से देता है, जवाब देता है, लड़ता है, उसको बदतमीजी से भगाता है, तो मैं उसी बदतमीजी से उस बच्चे के साथ में उस टीचर से बात करता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि इतना हाइपर होने की जरूरत क्या पड़ जाती है। ठीक है, आप तो कम से कम नरमई से बात कर सकते हैं, बच्चा तो बच्चा है। ठीक है, देखिए नरमई से अगर सब काम होते तो आज इतने लोगों की मैं मदद नहीं कर पाता। वो समय वो और था जब टीचर्स एक दूसरे को समझते थे, लेकिन आज सब सैलरी से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं बच्चे का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। उनके तो महीने पे 40,000 रुपये उनकी तनख्वाह आई, वो तो घर गए, अगले महीने बच्चा आया, उसको कोई मतलब नहीं। बता दूं मैं देखता हूँ, मैं बच्चों को दर्द को जिया हूँ। मध्य प्रदेश के कोने कोने से 52 जिले से बच्चे आते हैं, पूरे इंदौर एजुकेशन हब बन चुका है आज। मैं भी एक किसान परिवार का, एक किसान का बच्चा हूँ, तो उस दर्द को मैंने जिया है। आप इतने साल से बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, कोई ऐसा मामला आया कि आपको लगता है कि नहीं ये एक्चुअली सपोर्टिव मामला है, इसको तो सपोर्ट करना चाहिए और इसको बिल्कुल वायरल करना चाहिए, उठाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मुद्दा है? आपको ऐसा कोई लगा, कोई ऐसा स्टूडेंट आया हो कोई आए मेरे पास बहुत? अभी भी आपको एलियन सिटी का मामला बता रहा हूँ मैं। कुछ दिन पहले एक एलियन सिटी कॉलेज इंदौर में है हमारे, वहाँ पर कम से कम 60 बच्चे ऐसे थे जिनका एडमिशन हो चुका था नर्सिंग में। उसमें कम से कम 30 तो लड़कियां थी। आपको पता है कि लड़कियों को आजकल के पेरेंट्स इतने अलाउड नहीं करते पढ़ने के प्रति, लेकिन उनका रुचि से शिक्षा में कि हम नर्स बने, हम डॉक्टर बने, तो वो पढ़ाई कर रही बेचारियाँ। उन्होंने क्या करा कि 3 महीने या 6 महीने उन्होंने एडमिशन के बाद में पढ़ाया, और 6 महीने बाद वो बोल रहे हैं कि आपका एडमिशन कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सीट नहीं है। तो क्या बच्चों की गलती है? भाई आपने एडमिशन दिया है, उनके पास एडमिशन स्लिप है, उन्होंने पूरी पढ़ाई करी है और अच्छे अच्छे पढ़ने में बच्चे हैं, तो आप बताइए ऐसे आता है मुद्दा? अब क्या करें? फिर मैं लड़ा वहाँ, मैंने बहुत लड़ाई करी उनसे, वहाँ पे बहुत गलत सलत मैंने टीचर से बात भी करी वहाँ पे। फिर हमने उनका निराकरण निकाला, उनको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करा उन्होंने, और पूरा उस बच्चों का साल खराब नहीं हो, हमने ऐसी चीज़ उनको आगे की व्यवस्था करवाई बच्चों को। जिस तरह के आप मुद्दे उठाते हैं स्टूडेंट के और आप लोगों से चर्चा करते हैं, कभी कोई टंच कसता है आपके ऊपर कि आ गए नए नेता, आ गए नए नए नेता है, युवा नेता है, ऐसा कुछ आपको कोई? अभी तक तो किसी भी फैकल्टी की ऐसी कोई हिम्मत नहीं कि आ गए नेताजी या ऐसा शब्द अभी तक तो नहीं हुई, क्योंकि हमने लीगल मुद्दों पे लड़ा हूँ मैं। कोई बेफालतू कभी भी मैं गया नहीं हूँ कहीं भी, तो मैं लड़ा हूँ बच्चों के हित के लिए लड़ा हूँ। वो खुद कॉलेज वाले मुझे बुलाते हैं, इवेंट्स में बुलाते हैं, ऐसे कॉलेज वाले हैं कि कल से हमें आप मतलब ऐसे ऐसे जगह से मुझे बुलाते हैं कि आप आ जाइए, हमारे यहाँ इवेंट है, आप चीफ गेस्ट में आइए। मैं जाता ही नहीं हूँ। वो चाहते हैं कि यार फिर मैं दब जाऊँगा, अगर मैं उनके यहाँ चला गया, कल से उनकी गलती निकली तो मैं उनसे लड़ नहीं पाऊँगा। तो मैं लड़ने पर विश्वास करता हूँ कि हमारे बच्चों का सोल्यूशन, जो भी दिक्कत है वो हैंड टू हैंड होना चाहिए उनका। बस ये आवेदन निवेदन तो सब बहुत पुराने ट्रेंड में गए। बहुत नेता आते थे, वो आवेदन देते थे कि 4 दिन बाद हम कर देंगे। अब वो 4 दिन वाला मामला नहीं रहा सर। आपका योगी जी वाला मामला हो गया, फायदे में कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, अब वो बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। तो भविष्य में चुनाव लड़ने की योजना है क्या आपकी? नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं तो जिस हिसाब से आपका रवैया होता है, हम लोग देखते हैं फेसबुक पर और आपके इंस्टाग्राम को भी हम लोग देखते हैं, तो जिस हिसाब से आपका टशन चलता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं आप भविष्य में नेता बन जाएंगे। देखिए, छात्र राजनीति जब तक ऐसा मैं नहीं बोल सकता आपको कि मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, लेकिन छात्र राजनीति जब तक मैं कर रहा हूँ, 5 साल 7 साल तो मैं भी छात्र राजनीति करूंगा। लेकिन इस 5 से 7 साल के बीच में मैं ऐसे कई छात्र नेता बना दूंगा पूरे प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, इंदौर तो ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश में, कि हर नेता रवि चौधरी रहेगा, कहीं भी समस्या नहीं आएगी। और मैं जनता के मुद्दे उठाऊंगा। आम जनता को जो समस्या आती है, आजकल नेता विधायक बनने के बाद में उस भोली भाली जनता को भूल जाते हैं, तो मैं उन विधायकों को याद दिलाऊंगा कि आप विधायक क्यों बने और ये जनता कौन थी। चुनाव के टाइम पे आते हैं, आप घर आते हो, उनके पैर पड़ते हैं, लेकिन
चुनाव जीतने के बाद आप भूल जाते हो गलियां, वो कीचड़ भूल जाते हैं आप, वो गड्ढे भूल जाते हैं, वो बिजली के खंभे भूल जाते हैं आप, जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ आप चुनाव के पहले के मंदिर बनवा देंगे भूल जाते हैं आप उसी मंदिर की कसम खा के गए थे, वो मंदिर भूल जाते हैं आप। तो मैं जनता के बीच जाऊंगा, वो बहुत सही तरीके से लड़ूंगा, वो जनता को वो अधिकार दिलाऊंगा जिस अधिकार पाने के लिए वो वोट देती है उस नेता को। आपको क्या लगता है स्कूलों में या कॉलेजेस में इस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज होने चाहिए या राजनीति होनी चाहिए? कॉलेज पढ़ने की जगह है, स्कूल पढ़ने की जगह है, वहाँ अगर इस तरह से राजनीति की जाएगी तो शिक्षा का स्तर तो वैसे ही गिर जाएगा। ये मुद्दा पहले भी उठा है कि छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए जाए, बीच में रोक भी लगी थी, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं एजुकेशन प्रभावित होता है। आपकी बात सही है, मैं आपने जो कहा मैं उससे सहमत भी हूँ, तो नहीं लेकिन नहीं सहमत हूँ मैं आपसे, आपकी बात से सहमत हूँ मैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये टीचर्स जो गुरु का दर्जा देते हैं हम, क्या ये बच्चों के काम नहीं करते, बच्चों को उलझाने का काम करते हैं, बच्चों के साथ में फ्रॉड करते हैं? एडमिशन के टाइम पे आप बड़ी बड़ी बताएंगे कि हमारे यहाँ ये होता है, शिक्षा के माध्यम हम ऐसी क्लासेस पढ़ाएंगे आपको, ये स्पोर्ट के लिए आपके ये है, लेकिन ये सुविधाएं आप देते नहीं। तो क्या कौन लड़ेगा इनकी, आप मुझे बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ कि आज हम छात्र नेता बनकर छात्रों के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये बच्चों के माता पिता से बात करने के बाद में क्या सही हो जाएंगे? अरे ठीक से बात तक नहीं करते ही हैं बच्चों के माता पिता, जब आते हैं ना कॉलेज में, स्कूलों में, तो बात नहीं करते हैं। तो आप बताइए कैसे इस व्यवस्था को सुधारेंगे हम? मैं आपसे पूछता हूँ। एक्चुअली आप मुद्दा टाल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था कि राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। देखिए, समस्याएं होनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, आपने जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं ये पूछा था। अब आपने कहा मुद्दा डाल रहा हूं, तो मैं आपकी बात का जवाब देता हूं कि राजनीति होनी चाहिए, ताकि युवाओं को अपने हक की लड़ाई लड़ने का मौका मिले और सीख मिले कि हम कैसे लड़ सकते हैं। आज अगर छात्र राजनीति कॉलेज में होगी, स्कूलों में होगी, कॉलेज स्कूलों में होगी, तो यही चीजें बाहर भी तो आएगी। बच्चे की हिम्मत खुल जाती है छात्र राजनीति में कि हाँ, हम किसी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। तो बाहर भी भविष्य में अब जनता के बीच में जो भी मुद्दे रहते हैं उसके लिए लड़ लेगा वो, या स्कूल या कॉलेजों में वो मुद्दे नहीं लड़ पाएगा तो आगे जाके हिम्मत कैसे करेगा इन चीजों को सामने लाने की और लड़ने की? मतलब जस्टिफाई करते हैं कि कॉलेजेस में, स्कूलों में राजनीति होना चाहिए। चुनाव हर साल होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। इससे रुचि बढ़ती है लोगों की और नए नए युवा नेतृत्व, अच्छे नेतृत्व सामने आते हैं उभर के। आपको मैंने बहुत जगह देखा है, आप केवल स्कूलों की बच्चों की बात को लेकर के, मतलब छोटे छोटे स्कूल, मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है आपके साथ सेल्फियां ले रहे हैं, और या प्राइमरी या मिडिल लेवल के स्कूलों में भी आप पहुंच जाते हैं। तो वहाँ की भी समस्या आपके पास आती है या आप वहाँ जाते हैं? देखिए, समस्या आती है। अभी कुछ दिन पहले सेंट जोसेफ स्कूल है, मैं वहाँ गया, मुझे फ़ोन आए, पहले तो 2-3 फ़ोन आए, मैंने लोड नहीं लिया कि चलो हर स्कूल में बच्चों को एक दो जो पढ़ता नहीं या कुछ गलती करता तो एक दो झापट मार देते हैं। मैं भी मानता हूँ वो मारना भी चाहिए। क्यों मारना चाहिए? क्योंकि बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको थोड़ा सीख मिले। लेकिन क्या आप बंद कमरे में किसी बच्चे को, एक बच्ची जो 12 साल की लड़की है, बच्ची को बंद कमरे में ले जाके मार रहे हो, तो क्या सही है क्या वो? ये तो बिल्कुल गलत है। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने उस फैकल्टी से बात करी, मैंने पूरा कॉलेज, पूरे स्कूल के बच्चे मेरे साथ में आ गए। आप मानेंगे नहीं, 500-700 1000 बच्चे आ गए मेरे साथ में, बोले भैया हम आपके साथ में खड़े हैं और ये गलत हो रहा है। मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार इतने बच्चे स्कूल में आने की, मतलब हिम्मत नहीं होती उनकी यार टीचर के सामने बोलने की, लेकिन मेरे साथ में आ गए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये बच्चे सही हैं और वो टीचर गलत था। उस टीचर को हमने स्कूल से निकला भी दिया, 5 दिन के अंदर हमने उस स्कूल में से भी निकला दिया। और बच्चे भी बोल रहे थे कि भैया आपने बहुत अच्छा करा कि ये टीचर हमको बहुत परेशान करता था और रोज हमको मारते थे, हम कुछ भी बोलते तो हमको चिढ़ाते थे, बंद कमरे में लिया के मारा मुझे, और पर्सनली घर का गुस्सा हम पे निकालते थे। समझ लीजिए, तो हमें तो लड़ता हूँ, देखो स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, कहीं भी हो। इसके अलावा आप स्कूल कॉलेज का तो मैंने देखा है, आपके प्रोफाइल पर कहीं सामाजिक मुद्दा मुझे दिखाई नहीं दिया कि आप कभी महंगाई के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, या और कोई मुद्दा हो। जनरली हॉस्पिटल्स में भी वैसे बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं। तो सिर्फ स्कूल को आपने टारगेट कर रखा है, या जैसे अगर कोई आ जाए कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे डॉक्टर ने इलाज नहीं किया या गलत इलाज कर दिया, तो फिर आप जाते हैं? बिल्कुल जाता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ मैं। मतलब आप मानेंगे नहीं, अगर किसी को ब्लड की जरूरत होती है इंदौर में,
तो मैं खुद, मुझे फ़ोन आता है भैया कि हमको ये बी पॉजिटिव चाहिए या जो भी चाहिए, तो मैं उसकी व्यवस्था करवाता हूँ पूरी। लेकिन ये चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे तो डाल नहीं सकता ना कि आज मैंने इसको ये मदद करी। मैं जितना कम होता है वो आपने देखी होगी, मेरे पोस्ट में बहुत कम डालता हूँ। जितना कम होता है, मैं क्या है कि समाज में इतना दिखावा भी नहीं करता हूँ, तो लोग बोलते हैं यार भैया ने ये करवाया और इन्हें तो वीडियो डाल दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। महंगाई की बात कर रहे हैं आप, तो महंगाई तो देखो पूरे देश भर को खा रही है। आपको बता दूं पूरे प्रदेश में ये मेरा गरीब, मुद्दा था। हाँ सिर्फ मैं पूछ रहा हाँ, हूँ कि गरीब वर्ग और गरीब हो रहा है, सामान्य वर्ग सामान्य है, अमीर आदमी और अमीर हो रहा है। ये आपको देख ही रहे हैं आप, हर जगह महंगाई वाला तो बहुत हो रहा है। एक मैंने पोस्ट देखा है आपका, अभी आपने कहा कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालता हूँ, मैंने एक पोस्ट देखा है आपका, पूरा वीडियो है वो उसका। उसमें आप किसी डाउन टोडन को उठा रहे हैं, फुटपाथ से उठाया आपने उसको, बड़ी दाढ़ी है, बाल है, और उसकी आप खुद ही कटिंग कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, उसको नहला रहे हैं। मैंने पूरा वीडियो देखा, उसको अच्छे कपड़े भी आपने पहनाए हैं, और किसी होटल में ले जा करके आप खाना भी खिला रहे हैं। क्या था वो मामला? वो मामला ऐसा था कि यार मैं 2 बार अपने नगर निगम तरफ गया। मैंने देखे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग देखे कि यार उनके पास खाने को नहीं है। मैं एक जगह कचौरी खा रहा था, एक बुजुर्ग आदमी आया, बोले कि भैया कुछ खिला दो, मेरे पास आया। मैंने बोला कि यार कचौरी खा लो, पोए दो, भैया इनको जो चाहिए वो खाने को दो। तो दुकानदार ने कहा अरे भैया इनका रोज का काम है, तो रोज उठ के आ जाते हैं, पागल लोग हैं, तो आप इनकी बात पे ध्यान मत दो। मैंने बोला भाई तेरा काम है, तेरे को मैं पैसे दे रहा हूँ, तू खिलाना इनको। तो कुछ नहीं बोला, उसने खिलाया। फिर अगले दिन मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसे लोग, इनके साथ में आप मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि मैं 50-50 साल तक दाढ़ी नहीं बनाऊं, ऐसा रहूं, गंदा रहूं। कोई भी व्यक्ति आज नहीं चाहेगा, लेकिन उसके साथ में उसके हालात उसको ऐसा कर देते हैं। तो हमने उधर से गुजरे, हम अगले दिन हमने एक बुजुर्ग को देखा यार, वो बेचारा सड़क किनारे बैठा था, खाने को ऐसा तड़प रहा था, उसके बाद कपड़े भी फटे, इतनी बदबू आ रही थी उसके पास से। वीडियो देखा है। हाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार आज हम किसी और का भरोसा नहीं कर सकते कि ये कब, इसको कौन खिलाए, इसको कौन रखे। मैंने उसको गाड़ी में बिठाया, मैं उसने उसकी बहुत नाटक करे, उसने कटिंग नहीं करने दी मुझे, लेकिन मैंने पकड़ को हमको उसको पूरा कटिंग, उसकी कटिंग करी, उसकी दाढ़ी बनाई, उसको नए कपड़े पहनाए, उसको खाना खिलाया, और उसको और कपड़े भी दिए मैंने कि आगे भाई, मतलब बेच दिया था, बेच दिया मैंने उसको, कपड़े दिए उसको, कुछ पैसे भी दिए उसको। एक होटल पे छोड़ के आया मैं कि कल से यहाँ साफ सफाई करना, तुमको खाना भी मिलेगा और पैसे भी देंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मैंने अच्छा काम करा। और वो वीडियो डालने का मेरा तात्पर्य एक ही था कि वो वीडियो देखकर और भी लोग ऐसे लोगों की मदद करें। वो दिखावा समझ ले लोग उससे, या कुछ भी समझ ले, लेकिन मैं चाहूँगा अगर किसी के दिखावे से किसी का भला हो रहा है तो यार सभी दिखावा करो। मैं तो बोलूँ हर व्यक्ति को दिखावा करना चाहिए। आप कितने लोगों के साथ ऐसी मदद करते हैं? मैं महीने में 2 से 3 लोग था, या अभी और भी आपका शेड्यूल जारी रहता है? शेड्यूल मेरा रहता है, महीने में 2 से 3 लोगों की हम ऐसी मदद करते हैं। लेकिन वीडियो हम अभी मतलब कभी कभी ऐसा लगता है तो ही बनाते हैं कि हाँ, तो क्या है कि वो फिर बार बार मुझे अच्छा लगता है किसी का ऐसा वीडियो बनाना। हर महीने करते हैं, हमारी पूरी टीम करती है, 2 से 3 लोग हम हर महीने का हमारा टारगेट रहता है कि 3 लोगों की मदद तो हमें महीने में करनी है। अब चूंकि आप शिक्षकों से लड़ते हैं, प्रोफेसर से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो आप तो टारगेट पे आ गए उनके। लोग कहते हैं कि शिक्षक आपके ऊपर तंज तो कसते होंगे, बोले ये बदतमीजी से बात करता है। मैंने देखे आपके बहुत सारे वीडियो, बहुत आप हाइपर हो रहे हैं। कोई ऐसी बात कभी आई, घर पे शिकायत आ जाती है कभी ऐसा कि क्यों रे तू शिक्षकों से ऐसे बात करता है, क्या समाज में मैसेज जाएगा? क्योंकि एक आइडल है तो मैसेज तो जाता है। तो आपको देखा कभी, आपका कमेंट आया ऐसा कि आपको शिक्षक से बात करने की तमीज नहीं है, या घर से कोई मैसेज आया ऐसा कभी? कमेंट भी आते हैं। देखो अगर मैं 1000 लोग मुझे पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं 150 लोग ऐसे भी होंगे कि उनको ये चीज़ें पसंद नहीं होती है। अब हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, तो क्या आपका क्या रिएक्शन रहता है? आपको बता दूं मैं कि जब मैं किसी भी कॉलेज में जाता हूँ तो पहले तो मैं छात्रों की जो बात रहती है तो हैंड टू हैंड मनवाई लेता हूँ कॉलेज से। फिर वो विधायकों का फ़ोन लगवाते हैं मेरे पास कि यार ये लड़का आपके विधानसभा का है, ये हमारे पास आता है और ऐसी बात करता है। मुझे विधायकों के फ़ोन आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि भैया मैं सही के लिए, मुद्दों के लिए, लीगल मुद्दों के लिए गया हूँ, आप बोले तो नहीं जाऊँ। या तो मैं आपके पास 100-200 बच्चे कल उसी कॉलेज के भेज देता हूँ, आप उन सोल्यूशन देख लो। अब तो वो खुद ही मुझे बोलते कि नहीं बेटा जा, तू तो कर, तेरे हिसाब से करो, तेरे हिसाब से कर। मना नहीं करते। मैं बोल देता हूँ मैं आपके पास भेज दूंगा। घर से कभी दबाव नहीं आया? मैं घर की बात, घर की देखो, घर का ऐसा कि मेरे पिताजी मुझे बोलते हैं कि यार बेटा, यार तूने ऐसा बोल दिया है तो तेरी कोई शिकायत तो नहीं, रिपोर्ट तो नहीं लिखा दे। देखो किसान का बच्चा हूँ, सामान्य परिवार का लड़ता हूँ, मेरे पिताजी किसान है, तो मुझे डर भी रहता है, घर पे डर रहता है, लेकिन मैं तो नीडर हूँ।
निडर वही है जो लीडर है। तो मेरे पिताजी बोलते हैं, मैं पिताजी बोलता हूँ कि यार कुछ नहीं होगा, तो ऐसे बोलते हैं। मेरे बाद में कॉफ़ी वॉफ़ी पी के आए सर के साथ में, तो ऐसे ही करते हैं, आप उनको कन्विंस कर लेते हैं। कन्विंस कर लेता हूँ। और अगले दिन फिर कहीं ना कहीं का वीडियो आ जाता है कि आज तो रवि चौधरी ने यहाँ पर ये सब कर दिया। फिर पिताजी बोलते बेटा ये क्या था, मैं बोलता हूँ तो सर ने बोला था कि बेटा तू आ जाना, थोड़ा देख लेना बच्चे हैं अपने। ऐसे करके उनको कन्विंस करता हूँ ताकि उनके माइंड में ऐसी बात या डर नहीं आए मेरे प्रति कि यार मेरे बच्चे का क्या होगा, ये कहीं अकेला घूमता है क्या होगा। मतलब देखो डर रहता है, मैं अकेला हूँ घर में, तो कहीं ना कहीं डर तो रहता है। आप बच्चों की मैंने अक्सर देखा फीस को लेकर के बहुत आर्ग्यूमेंट करते हुए दिखे हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर कोई पेरेंट किसी स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है या उस स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा है, पहले से डिसाइड हो जाता है कि इतनी फीस लगेगी, अगर वो नहीं भर पा रहा है तो स्कूल में ना पढ़ाएं। उसमें स्कूल वाले की क्या जिम्मेदारी है? स्कूल वाला तो फीस मांगेगा, लेकिन आप फीस पे आर्ग्यूमेंट करते कि नहीं दे पाएगा, या गरीब बच्चा है, या इसके पिताजी गरीब हैं, या इस तरह के आप आर्ग्यूमेंट करते हो। जब आपके पास फीस नहीं है तो आप उस स्कूल में मत पढ़ाइए। बहुत सारे स्कूल हैं, सस्ते वाले भी होंगे, सरकारी स्कूल भी, आप वहाँ क्यों नहीं पढ़ा देते? तो आप इस तरह से आर्ग्यूमेंट करते हो तो आपको नहीं लगता कि एक तरफा मामला हो गया ये? सही है आपकी बात, मैं सहमत हूँ इससे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ना तो अच्छे कॉलेज में चाहता है, लेकिन उसके घर वालों जो पेरेंट्स रहते हैं वो कहीं से भी कैसे भी बच्चे को अच्छे कॉलेज में शिक्षा मिले, अच्छी व्यवस्था में रहे। हर पिता अपने बेटे को अच्छे जगह, अच्छी संस्था में भेजना चाहता है कि यार मेरा बच्चा पढ़ने के बाद यहाँ से निकले तो कहीं अच्छा इंसान बने, अच्छी शिक्षा ले, लोगों के प्रति अच्छी नौकरी मिले। तो मैं मानता हूँ कि यार देखो कई बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि फर्स्ट ईयर में फीस जमा कर दी, सेकेंड ईयर में कर दी, लेकिन थर्ड ईयर में आके उसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, घर परिवार से ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि यार फीस कैसे भरे। तो मैं मानता हूँ कि इतनी बड़ी संस्था लेकर इतनी बड़ी संस्थाएं रहती है, तो वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यार आज बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है, 2 साल से फीस जमा कर रहा है, तीसरे साल या तो उसको कम किस्तों में ऐसी किस्त बना दे कि बच्चा ज़्यादा समय में फीस जमा कर दे, या ऐसा सिस्टम बना दे कि जो उसके लीगल प्रॉब्लम है, उसका अगर घर से सक्षम नहीं है या सक्षम था और घर पे ऐसी परेशानी आ रही है, तो ऐसी व्यवस्था कर दे कि थोड़ी फीस में छूट मिल जाए। तो ऐसा देखो दोनों तरफ से चलता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती न। बच्चे हैं तो एक हाथ से ही बजाते हैं ना। वो मैंने तो देखा कि आप एक हाथ से ही बजाने की कोशिश करते हैं, और मैंने देखा है कि कहीं आप टीचरों का पक्ष लेते हुए मुझे कहीं नहीं दिखे। मैं लगता है ना कि यार एक हाथ से बजाई जा रही है। उनका भी तो कम से कम सोच लेते कि ठीक है आप नहीं पढ़ा पा रहे तो या तो आप स्कूल में मत भर्ती कराओ बच्चों को, और अगर आप भर्ती कराओ तो कम से कम फीस तो जमा करनी पड़ेगी ना। अगर आज आपने पक्ष रवि चौधरी ने एक व्यक्ति का पक्ष ले लिया कि इसके पास फीस नहीं है, ये फीस जमा नहीं करेगा। आज एक स्टूडेंट का आपने पक्ष लिया, कल दूसरा स्टूडेंट भी आ जाएगा, बोले ठीक है हमारे साथ तो रवि चौधरी है, आज इसके लिए लड़ा है, कल मेरे लिए भी लड़ेगा, परसों फिर एक का आदमी खड़ा हो जाएगा। तो इससे तो फिर स्कूलों की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। आप किस किस के साथ खड़े हो जाएंगे? आपकी बात सही है, लेकिन मैं जब बच्चा आता है ना तो मैं उसके पूरा बैकग्राउंड देखता हूँ उसका कि कैसा बच्चा है, कैसी परेशानी आई है, उसके घर पे बात करता हूँ। हर किसी की जैसे बच्चा उठ के आ गया तो हैंड टू हैंड मैं उसकी मदद के लिए नहीं आता हूँ कि उसने बोला और मैं सर से लड़ने चला गया। आप पूरा स्टडी करते हैं? पूरी स्टडी करता हूँ मैं बच्चे की, जब भी करता हूँ मैं, नहीं तो ऐसे तो मेरे पास रोज दिन में 1000 बच्चे आते हैं। आप मेरे साथ चलिए, एक दिन मेरे साथ रहिए आप। इतने बच्चे मेरे पास समस्या लेके आते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इस कॉलेज को क्या बोलूँ। अब इतनी परेशानी, एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 में से 50 को परेशानी आएगी कुछ ना कुछ। सिस्टम सब जगह बिगड़ा पड़ा हुआ है। इंदौर में सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, बच्चों की कोई भी नहीं सुन रहा है, और ये मनमानी मैं तो नहीं कर सकता, मैं नहीं होने दूंगा यार। देखो जैसे कहीं आपको लगता है कि यार ये बच्चा परेशानी में, इसकी फीस नहीं भर दे, आप भर दिया कीजिए। शिक्षकों से लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई थी? देखो हर बच्चे की तो नहीं भर सकता मैं, लेकिन हर बच्चों के लिए लड़ा भी तो नहीं जा सकता। तो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मैं हर बच्चे के लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं उस बच्चे की पूरी स्टडी करता हूँ कि उसके क्या हालात है, घर परिवार क्या है, पहले इसने कब फीस जमा करी थी, क्या स्थिति है। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि घर से पैसे लेकर यहीं इसने घूम के इसने खर्चे कर दिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं मेरे पास कि घर से तो घर वाले बोलते हैं, मैं लगाता हूँ आपके बच्चे की फीस, बोले हमने तो 2 महीने पहले ही फीस दे दी, बच्चे ने खर्च कर दिया, स्कूल में जमा नहीं, तो मैं उसकी मदद नहीं करता हूँ। मैं पूरी स्टडी करता हूँ बच्चे की, और पूरी स्टडी करने के बाद ही कुछ एक्शन लेता हूँ। अब आप शिक्षकों को तो बड़ा हाइपर होकर के उनको डांट देते हैं, या जो भी आपकी भाषा में कहा जाए। अगर ऐसा मामला कोई आ जाए कि बच्चे को फीस तो घर से मिल गई, कहीं खर्च हो गए, फिर उसके साथ आप क्या करते हो? मैं बच्चे को बोलता हूँ
बोलते हो या चमकाते हो? चमकाते हुए? देखिए मैं जैसा शिक्षकों के साथ में हूँ ना, मैं वही ऐसा पूछ रहा हूँ टीचर्स कि जैसा बर्ताव हाँ आप शिक्षकों के साथ करते हैं फिर वैसा उस स्टूडेंट के साथ करता करते हूँ मैं, उसको आप मानेंगे नहीं। बहुत अच्छी परिभाषा में समझाता हूँ मैं आपको, इसके कैमरे के सामने तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं बच्चों को बहुत चिल्लाता हूँ कि तूने अगर ऐसी हरकत करी हैं? तो तेरी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि तू मेरे सामने आई कि भैया मेरी आप मदद करो। अरे बहुत सारे बच्चे आप मानेंगे नहीं, दूर दूर से आते हैं इंदौर में, आप देखेंगे नहीं चाय के अड्डे, आजकल ये चाय सुट्टा बार और बहुत सारे ऐसे ये MBA चाय खोल दिया, ये सिगरेट पीने के अड्डे बना दिए हैं बहुत जगह। तो मैं इनका विरोध करता हूँ कि आप देखेंगे नहीं, अभी इंदौर में बहुत सारे कैफे पे मैंने जो कॉलेज के आसपास है वहाँ पर सिगरेट बंद करवा दी, उनसे भी लड़ लेता हूँ मैं। आप बोल रहे थे ना कॉलेज में बाहर भी लड़ता हूँ बच्चों के लिए कि आप सिगरेट बेच रहे हैं। आप कहीं भी, ये कॉलेज है आपसे 100 मीटर 200 आधे किलोमीटर मतलब जो भी है, आप ऐसी कहीं भी बच्चों की व्यवस्था नहीं होने देता हूँ मैं कि यहाँ बैठ के वो उधर क्लासेस चल रही है कॉलेज चल रहा है और आप यहाँ बैठ के सिगरेट पी रहे हो। समाज को सुधारने का भी काम हम कर रहे हैं कि ताकि युवा देश का भविष्य होता है, वो अभी से इस एज में आके कहीं ना कहीं बिगड़े ना। बात कर रहे हैं इंदौर की। इंदौर चूंकि एजुकेशन का हब है, जैसा कि आप राजस्थान में देखेंगे तो कोटा एक एजुकेशन का हब हो गया है, इंदौर एजुकेशन हब है। आपको क्या समस्याएं दिखती है, चूंकि आपको स्टूडेंट बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यार ये व्यवस्था इंदौर में होनी चाहिए या ये समस्याएं हैं बच्चों की और इनका तुरंत निदान होना चाहिए? ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपको अभी तक दिखी है या भविष्य में उसका इम्पैक्ट होगा? एक समस्या मेरे पास रोज आ रही है अभी कि बच्चा कहीं दूर से आकर इंदौर में एडमिशन लेता है कोचिंग क्लास में। जी। अब बच्चे ने एडमिशन तो ले लिया, किसी अच्छी कोचिंग देखकर उन्होंने तो एडमिशन ले लिया। एडमिशन की फीस होती है कम से कम 1 लाख से ऊपर है। इंदौर में कितने भी कोचिंग हो सबकी फीस 1 लाख से ऊपर ही मिलेगी आपको। अब बच्चे ने एडमिशन करा लिया 1 साल, अब उसने बच्चा 2 दिन आया, 1 दिन आया, पर 1 दिन आया कोचिंग और उसने किसी कारणवश से उसने एडमिशन कैंसिल करा लिया। अब आप उसके फीस कितनी काट रहे हैं? आप 1 लाख भरी है तो उसको सिर्फ 30% दे रहे हैं, 30,000 रुपये, और आप 70,000 रुपये काट रहे हैं। तो यार ये कौन सा आपने अपनी मर्जी से बना लिया कि यार हम बच्चों को सिर्फ 1 दिन आया और एडमिशन कैंसिल करवा लिया, उसने 2 दिन आया तो आप 70,000 रुपये ले रहे 1 दिन का? क्या शिक्षा दे रहे हैं आप ऐसी? एजुकेशनल सेंटरों की मतलब मनमानी है, मनमानी। तो मैं इसको सिस्टम के खिलाफ अभी बहुत बड़ा एक धरना देने वाला हूँ इंदौर में, क्योंकि ये व्यवस्था गलत है। यार बच्चा अगर 2 दिन आया 4 दिन आया तो आप 2 4 5,000 रुपये उसकी फीस काट लो। आप 30,000 रुपये 70,000 रुपये थोड़ी काट सकते हैं किसी की फीस। किसी की मेहनत, पसीने की मेहनत से फीस भर रहा है कोई, ऐसे थोड़ी भर रहा है। 70,000 रुपये आप देखिए, और आप ऐसी शिक्षा भी नहीं दे रहे उसको। और कौन कौन से? ये तो एक मुद्दा हो गया। दूसरे मुद्दे आप देखेंगे कि इंदौर में अभी बस का मुद्दा है कि बहुत सारे, आप कहीं बहुत जगह आप देखेंगे हॉस्टल है, हॉस्टलों में हम जाते हैं, बच्चा आता है तो उनको बताते हैं कि यार हमारे यहाँ ऐसा हॉस्टल है, आपको ये व्यवस्था रहेगी, आपको खाने की ऐसी व्यवस्था है, आपको घूमना हो तो ऐसी व्यवस्था है। बच्चे ने बोल दिया, चलो घर वाले बोलते हैं यार बहुत बढ़िया हॉस्टल की व्यवस्था है, हम बच्चे को यही करते हैं। लेकिन वो 5 दिन तक तो उसको बहुत बढ़िया रखेंगे स्टार्टिंग के दिन, लेकिन 5 से 10 दिन जहाँ हुए, खाने में कोई में बाल आ रहा है, खाने दाल तो दिख ही नहीं, तो पानी पानी दिख रहा है, रोटी वही बासी, मतलब रोटी आप देखेंगे कच्ची रोटी दे रहे हैं उनको। मतलब इतनी समस्या है कि आपको बता दूं, तो हॉस्टल में जब आप इतनी फीस ले रहे हैं तो बच्चों को ऐसी व्यवस्था दो। एक हॉस्टल की बहुत बड़ी समस्या है कॉलेजों में, और इसके खिलाफ हम लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, इस व्यवस्था को सुधार के रहेंगे। जो प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तक जब आप जाते हो तो आपको क्या दिखता है? स्कूल की व्यवस्थाओं में कोई, आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों की तो हालत हमारे यहाँ बस यूं कहें राम भरोसे ही चलते हैं। पानी का पानी टाइम पे नहीं मिल रहा है, वॉशरूम साफ नहीं हो रहे हैं। आपको कभी ऐसी कोई समस्या आती है या आप देखते हैं ऐसा कुछ? अभी मैं आपको 1 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं मेरे जहाँ रहता हूँ, मेरी सोसाइटी से थोड़ा सा दूर एक गवर्नमेंट स्कूल है, मैं गया वहाँ पे। मैं ऐसे ही, मेरा मन हो गया था कि अपन आज चलो। वहाँ के टीचर्स जो थे वो फ़ोन चला रहे थे, 4 टीचर बैठ गए आपस में फ़ोन हंस रहे थे। मैंने इग्नोर कर दिया, बच्चों के पास गया कि पढ़ाई होती है? बोले होती है। कौन पढ़ाता है? बोले कि एक सर आते हैं बेटे। ठीक है। पानी की टंकी के पास गया मैं, पानी की टंकी में आप देखेंगे कंजी जम गई पूरी टंकी में, काई जम गई। हाँ, अब आप देखिए पानी। फिर सब घूम के आया, मैं देखी व्यवस्था और बच्चों के पास गया और बुलाया मैंने, एक एक करके बुलाया सबके सामने। तो क्या बच्चे वो की पढ़ाई होती है? बोला आते हैं सर, आते हैं, मन होता है तो आते हैं। मैंने उनसे थोड़ा सा सवाल कर लिया कि यार ये क्या, तो नहीं आया उनको।
मैं समझ गया, तो मैंने अभी आरटीआई लगा रहा हूँ मैं उन स्कूलों के खिलाफ। सभी स्कूलों में लगा रहे हैं? सभी स्कूलों में। पहले तो मैं राव से शुरुआत करूंगा, राव विधानसभा लगती है मैं जहाँ रहता हूँ, सारे स्कूल में मैं आरटीआई लगाऊंगा, उनका हिसाब मांगूंगा कि आपने इतना पेमेंट आया तो कहाँ लगाया आपने, अगर आपने ये लगाया तो ये क्या है, फिर आपने पानी की टंकी बनाई तो इसमें ये क्या है, आपने बच्चों का खाना दे रहे हैं आप बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल में खाना मिलता है, तो क्या खाने में क्या दे रहे हैं आप? उनका तो मेनू होता है। हाँ मेनू तो नहीं, वो खाना, अरे जो भी मेनू होता है अब वो खाना उनको कम से कम अच्छा खाना तो दे आप कम से कम। मिड डे मील का मेनू है। हाँ हाँ मुझे पता है जहाँ तक कि मंगलवार को शायद खीर पूड़ी मिलती है। बिल्कुल ये बिल्कुल। मुझे पता है इतना तो मिड डे मील की कोई शिकायत आती है आपके पास कि पूरा मिली भगत से काम चल रहा है? मिड डे मील जो मिलता हाँ है। नहीं उसमें आती है, मुझे शिकायत आती है। देखिए आज शिकायत तो नहीं बोल सकते, जो बच्चे हैं उन्होंने स्टार्टिंग से जब से स्कूल में गए हैं खाना ही वही खाया, उन्होंने खराब ही खाना खाया, तो उनको क्या पता कि इसमें और अच्छा मिल सकता है हमें। उनका दर्द जानने के लिए अभी तक कोई गया नहीं, तो उनका दर्द हम जानेंगे और उनके हक के लिए लड़ेंगे। जो सरकार ऊपर से इतना पैसा इनको देती है तो उसको सही मायने में कैसे लगाया जाए, कैसे बच्चों को अच्छी व्यवस्था मिले, उसके लिए हम करेंगे। कौन कौन सी और आपको क्या दिखता है एजुकेशन सेक्टर में ही, चूंकि आपका सेक्टर ही एजुकेशन सेक्टर है, मुझे तो ये लगता है, तो आपको क्या लगता है कि मोटी मोटी ये व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए? अगर आज की तारीख में आपको एक एजुकेशन मिनिस्टर बना जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं जो एग्जाम फॉर्म रहते हैं, आप मानेंगे 2000-3000 रुपए तो एग्जाम फॉर्म के लगते हैं। बच्चे को 2 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर के मतलब 8,000 रुपये तो बच्चा उसमें दे देगा। मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूं तो पहले से 250 से 300 रुपये सिर्फ एग्जाम फॉर्म के लूँ। दूसरी व्यवस्था कि बहुत सारी समस्या भी स्कॉलरशिप को लेकर भी आती है कि सही टाइम पे स्कॉलरशिप नहीं आती है, 2-2 साल हो जाते हैं स्कॉलरशिप नहीं आती है। स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन बच्चा ले लेता है, जब स्कॉलरशिप नहीं आती तो वहाँ के फैकल्टी उनको दबाव बनाते हैं कि बोले आप फीस जमा करो और जो स्कॉलरशिप आएगी वो आप रख लेना। तो ये कौन सा होता है? ये सरकार से उसको कॉलेज प्रशासन और सरकार आपस में मिली भगत है, वो उनको देगी, उनकी लड़ाई उनसे है। तो आप बच्चों से किस बात का पैसा ले रहे हैं? मैं ये बोलता हूँ कि आप बच्चों से किस बात का पैसा ले रहे हैं? जब वो सरकार देगी पैसे, जब आप रख लेना। आप उनके पास अगर व्यवस्था होती, अगर वो फीस जमा कर पाते तो स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन क्यों लेते आपके यहाँ? किसी दूसरी संस्था में, अच्छी संस्था में नहीं चले जाते क्या? तो ये भी बड़ा मुद्दा है जो कि मैं हर दिन मेरे पास इनकी समस्या आती है। जो कल्चर चल रहा है स्टूडेंट का अभी, चूंकि आप देखा आपने कि जो कल्चर अभी स्टूडेंट का हो गया है, वही जिसा आप बोले थे कि सुट्टा बार खुल गई है, सिगरेट पीना या तो तमाम जिस तरह की वारदातें अभी हो रही है, तो आप कभी इसके बारे में सोचा नहीं आपने, या आप उसको इग्नोर कर जाते हैं? देखिए सोचा है, और अगर सोचा है जब भी तो मैंने आपको बताया कि मैं ये चाय सुट्टा बार जैसी जगह में जाता हूँ और सिगरेट कॉलेज के आसपास तो बंद करवा ही देता हूँ मैं। लेकिन एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है इसमें कि आजकल आपने देखा हो फ्रेशर पार्टी के नाम पर बच्चे जाते हैं, लड़कियां घर से निकलती है, छोटे छोटे शॉर्ट्स कपड़े पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को बाइकआउट करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे भी कई जगह फ्रेशर पार्टियाँ जब बच्चे करते हैं तो मुझे चीफ गेस्ट में बुलाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं उन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे सकता। पहले गया था 1-2 बार में, लेकिन जब मैं गया, जब मैंने ये ऐसी हालत देखी वहाँ पर कि यार लड़का लड़की अपनी मर्यादा पार कर देते हैं, अच्छे परिवार के बच्चे और ऐसे काम करते, मुझे कहीं पसंद नहीं आया। तो हम अभी ये काम करेंगे हर जगह। ये फ्रेशर पार्टियाँ जो हो रही है, फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं जो 21-21 साल के बच्चे आप पब में जाते हैं, जाने के बाद में एक फ्रेंड नशा करा तो दूसरा वो ट्रेंड में ले आएगा कि भैया अपने भी कॉलेज में करते ही हैं। तो ये ट्रेंड सब बंद कर देंगे हम। इस चीज़ के लिए भी हम ये कल्चर सुधारेंगे। बिल्कुल। आपने कभी माता पिताओं से इस बारे में चर्चा नहीं की कि आपका बेटा, कोई तो होता होगा पहचान का कि यार ये तो फलाने का लड़का या फलाने का, आपने कभी उनके माँ बाप से शिकायत नहीं की कि आपका लड़का पब में था या आपका लड़का वहाँ सुट्टा बार पे सिगरेट पी रहा था, या शिकायत नहीं करते? मैं पहले बच्चे को समझाने का काम करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने संगति के साथ में चले जाते हैं, लेकिन अगर मैं उनके घर पे शिकायत कर दूंगा तो उनका पढ़ना लिखना, वो बाहर के बच्चे हैं या यहाँ का है तो उनका बंद करा देंगे। एक वार्निंग तो मैं बच्चों को देता हूँ कि यार आइंदा ऐसा मत करना, तो मैं घर पे भी बोल दूंगा, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा आ जाए जैसे आप चूंकि स्पष्ट रूप से कह देते हैं लोगों को कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, किसी कॉलेज स्टूडेंट को अगर आप बोल दे कि सिगरेट ना पिए, और वो अगर आपको कह दे कि तुम्हारा क्या जा रहा है, हम पी रहे हैं, हमारे पैसों से पी रहे हैं या हमारे बाप की पी रहे हैं, सीधा सा एक्चुअली ये जवाब होता है,
फिर क्या करते हैं आप, या कभी ऐसा हुआ क्या, मैं ये पूछना नहीं, चाह ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ में। बच्चे मेरी बहुत इज्जत करते हैं और कभी भी मतलब ऐसा कभी मेरे साथ हुआ ही नहीं। आप मानेंगे नहीं, एक बच्चों को मैंने चांटा भी मार दिया था, वो कहीं गांजा पी रहा था बैठ के। अगर मैं गया, बोला भैया चाय पी लो, मैं चाय पीने बैठा, अब गांजे की ऐसी बदबू तो आई गई थी मेरे पास, खुशबू तो बोल नहीं सकते, वो बदबू ही है वो तो मैंने उसको वहीं एक चांटा मारा। मैंने बोला तू ये काम करता है, मैंने तेरे यहाँ की चाय तो ठीक है, पानी नहीं पीऊंगा मैं यहाँ पे, मैं तेरे घर पे फोन लगाता हूँ। तो मेरे पैर पड़ने लगे, भैया मैं आइंदा आज के बाद मैं कभी भी, आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी मुझसे। तो मैंने बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें आती है सामने, बताने की तो चीज़ नहीं, लेकिन आपने पूछा तो बता दी आपको मैंने। कभी आती होगी ना? आती बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। हमारे चैनल के माध्यम से आप आपके व्यूवर्स को और हमारे व्यूवर्स को और मध्य प्रदेश के सारे स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं छात्र नेता हूँ और छात्रों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि आप छात्र हैं, आप पढ़ने लिखने आते हैं, आपकी पढ़ने की उम्र है, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दें, फालतू ऐसी गलत संगति में ना पढ़ें। आप अपने माता पिता ने आपको यहाँ इंदौर जैसे एजुकेशन हब बन चुका है आज, यहाँ पढ़ने भेजा है, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दें। और आपको हर समस्या में मैं आपके साथ में हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ में हूँ मैं। कोई डरने की बात नहीं किसी भी तरीके से, या कॉलेज हो या बाहर हो, आप पढ़ाई करें, ऐसी किसी गलत संगति में ना पड़े जिससे आपके आने वाली पीढ़ी में और समाज में गलत मैसेज जाए, क्योंकि आप युवा है और ये उम्र है आपकी पढ़ने की, और आप अच्छी पढ़ाई करें। और पूरे मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ में मैं 24 घंटे 365 दिन आपके सभी के साथ में हूँ, कोई डरने की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में कहीं भी 52 जिलों में आप कभी भी याद करना, कैसी भी परेशानी होगी, आपका भाई रवि चौधरी आपके साथ में हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे युवा नेता, युवा आइडल रवि चौधरी हमारे साथ आज स्टूडियो में थे। एक बेहतरीन मुलाकात हुई, कई सारे मुद्दों पर बात हुई, विद्यार्थियों से जुड़े कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। आशा करते हैं आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अब अगली शख्सियत के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।